जूस पे आप देखना, जूस शब्द कहीं लिखा होता है क्या? कहीं लिखा नहीं मिलेगा। रियल फ्रूट पंच लिखा होता है, गूगल करके देख लो, अभी पैक पे देख लो कहाँ जूस लिखा हुआ है। मिक्स फ्रूट जूस कहाँ लिखा है इस पे? एक रिसर्चर हुए जॉर्जिन बुदीज, 50 साल पहले उन्होंने बोल दिया था कि शुगर फ्री के नाम पे जो शुगर फ्री टैबलेट्स बेची जा रही हैं वो चीनी से भी ज्यादा नुकसान करते हैं व्यक्ति के शरीर। कुछ भी हो, अलसी बता दो, कुछ भी हो, नीम बता दो, कुछ भी हो, बस उसमें धनिया बता दो। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, हर चीज में एलोवेरा घुसा दो। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और प्रमोशन करते हैं, लेकिन आप उनके वैसे वीडियोस देखो, वो इतना सा केक भी नहीं खाते। कपिल शर्मा शो पे आलिया भट्ट आई थी, तो उनकी कॉफी में शुगर थी, तो उन्होंने फिर चेंज कराई, नहीं बिना शुगर के दो, सिर्फ ब्लैक कॉफी, जबकि वो बहुत आइसक्रीम, चॉकलेट्स, सारी कोल्ड ड्रिंक्स को प्रमोट करती है। इतना तो पूरी इंडिया में दूध नहीं पैदा होता जितना देसी घी बेच दिया जाता है। ब्राउन ब्रेड जैसी कोई चीज नहीं होती। आप ब्राउन ब्रेड के यदि पैकेट पे पढ़ोगे ना, ऐसी ऐसी ब्राउन ब्रेड आती है कि उसमें रंग तक डाला जाता है ब्राउन कलर का, उसको नेचुरल ब्राउन ब्रेड दिखाने के लिए। साबूदाना नॉन वेजिटेरियन होता है, 10 पराठे खा के भी पतले हो जाओगे। एक है वो कह रहे हैं भी आपकी प्रोटीन की जो कमियां सत्तू से पूरी हो जाएगी, आप सत्तू के इनके नाम से फेमस हो। इनके ऊपर आप कुछ जवाब क्यों नहीं देते हो? क्या आप साइलेंटली इनको साथ खड़े हो? जो आपने बोला कि भाई शुगर का पेशेंट गुड़ खा सकता है, और उन डॉक्टर ने बोला कि वो गन्ने का जूस भी पी सकता है, इसमें ये सच नहीं है ये बात? सर ये तो मुझे सरप्राइज हुई इस बात को सोच के कि उन्होंने ये बात बोल कैसे दी। भाई साहब, शास्त्रों में लिखा हुआ है इक्षुक से बने पदार्थ खाने निषेध है, यानी गन्ने से बने पदार्थ। एलोपैथ में तो 2 तरह की शुगर होती है, टाइप 1 और टाइप 2। आयुर्वेद में होती है 20 प्रकार की। और यू वुड बी सरप्राइज टू नो, कोरोना कोई नई चीज नहीं है। कोरोना का व्याख्यान भी शास्त्रों में है। जो लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं या वेट अपना मेंटेन करना चाहते हैं, पहले मीठा खा ले, जो आपको कैलोरी की मात्रा जितनी आपके शरीर को चाहिए उसकी पूर्ति हो जाएगी। स्वागत है आपका एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में। आजकल ट्रेंडिंग में है कि 4 बादाम, 4 खरबूजे के बीज और ये सब कुछ मिला के बना लो, आपके घुटने के दर्द ठीक हो जाएगा। लोग शुगर तक को रिवर्स कर रहे हैं, लोग थायराइड को रिवर्स कर रहे हैं। कई इन्फ्लुएंसर्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम तो कैंसर तक ठीक कर देते हैं। तो इनमें कितना सच है, ठीक है, कितना सच है और कितना झूठ, आज यही चीज के ऊपर से हम लोग पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है द फेमस डॉक्टर निशांत गुप्ता। डॉक्टर, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो, और थैंक यू सो मच आज आने के लिए। और मैंने ओपनली आपको बोला था कि मैं आपसे कुछ दादी माँ के नुस्खे नहीं पूछने वाला हूँ। आज बहुत खुली खुली बात होगी। थैंक यू ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। आपका भी धन्यवाद। शुरू करें सर आपकी? जी। अगर इजाजत हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर पहला एकदम सच बात करेंगे सर, कोई आप मेरे से छुपाने की या मुझे इधर उधर घुमाने की कोशिश आज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑडियंस एक नहीं, आपने कभी देखा भी होगा कि मैं बोलता हूँ तो बिंदास बानगी से बोलता हूँ, छिपाता मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हम लोग, एक बाढ़ आ गई है, हर कोई हेल्थ के ऊपर बात कर रहा है, चाहे उसके पास कुछ अकल है, उसने कुछ ज्ञान अर्जित कर रखा है, नहीं कर रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि क्लिक बेट यूज कर रहे हैं कि एक ऐसी बीमारी का नाम ले दो जो लोगों को सीधा दिल पे टच करे, और लोग उस रील को देखें, उसको फॉलो करें, उससे उनके ऊपर क्या असर होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसका कोई वैल्यू या कुछ ऐसा रिसर्च उनके पास नहीं है। तो किस पे बिलीव करें और किस पे नहीं? सर देखिए, चूंकि आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरी तरफ उंगली है आपकी। सर मेरी उंगलियां हर तरफ है। चलिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई भी रील कभी भी किसी भी बीमारी को लेके बनाई है तो मैंने हमेशा ये कहा है शुरुआती स्तर की दिक्कतों में। ओके। मैंने हमेशा उसमें ये भी कहा है, अभी हाल ही में मैंने एक रील बनाई थी, वो गाड़ी में बैठे बैठे अभी मैंने 2-3 दिन पहले डाली है, शुगर के ऊपर। वो मैंने उसमें लिखा है कि लौंग सुबह को उठ के निहार मुंह यदि आप उसको चूसते आधे घंटे तक पपोलते हैं तो उसके अंदर का जो सत्व है, बॉडी को ऐसी फीलिंग आती है जैसे उसको इंसुलिन मिल गया और आपका जो पेनक्रियास है वो काम करना शुरू कर देता है। तो इस बात में पूरी सत्यता है क्योंकि उसमें यूजेनॉल होता है। और तो एक, लेकिन मैंने उसमें ये कहा है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं, इस पे आप डिपेंडेंट हो जाएं, ये केवल आपको सहायक औषधि के रूप में काम कर सकती है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है। अच्छा। तो मेरी रील के जो भी मैं बनाता हूँ वो सुनने की आवश्यकता है कि उसमें एक एक शब्द का अर्थ होता है। मैंने कहाँ पॉज लिया है,
अच्छा। कहाँ किस बात को कैसे बताया है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, कई बार व्यंग होता है, तो उन चीजों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो बात मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर की तरह कभी देखता भी नहीं हूँ। हमारा फेसबुक से, इंस्टा से, यूट्यूब से मोनेटाइज है हमारे तीनों चैनल, लेकिन वो हमने कभी मोनेटाइजेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। हमने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि इस महीने हमारा इतना पैसा आया है तो अगले महीने हमारा इतना पैसा आना चाहिए। हम उसके लिए कभी रील्स बनाते ही नहीं है। हम केवल अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं उस पे ध्यान देते हैं। हमने कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि रील अगर हम ऐसे बोलेंगे तो ये वायरल जाएगी। बिल्कुल। बीच में हमारी 50-100 रील्स वीडियोस ऐसी रही होंगी जो बिल्कुल भी वायरल नहीं हुई है, तो क्या हम उन पे ध्यान नहीं दे सकते थे? लेकिन जो हमने सच बताया है, लोगों को वो पसंद नहीं आया, लोगों ने वो देखी नहीं, तो हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो लोगों ने नहीं देखी। लेकिन सच को एक्सपोज करना, जो चीजें ट्रेंड में चल रही हैं, जो इस वजह से चल रही हैं कि लोगों को चटपटी बातें परोस दो तो हमारी रील वायरल हो जाएगी, हम वो कभी काम नहीं करेंगे। ठीक है। बहुत बहुत फेमस पुराने एक आयुर्वेद में बोल सकता हूँ कि आयुर्वेद के ऊपर वो बात करते थे। अब कितनी उनके पास डिग्री थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम है। हृदयम उसके ऊपर उन्होंने काफी काम किया है। ये अष्टांग हृदयम के ऊपर उन्होंने काफी काम किया। उनकी एक स्टेटमेंट थी कि साबूदाना नॉन वेजिटेरियन होता है, ठीक है, जबकि हमारे शास्त्रों में साबूदाने को काफी पवित्र बताया गया और साबूदाने को आप व्रत में भी खा सकते हो, मतलब इतना पवित्र है कि आप व्रत में खा सकते हो। इसमें कितना सच है? दूसरा, आजकल बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे बने, कोई कह रहे हैं कि भाई आप 10 पराठे खा के भी पतले हो जाओगे। एक है वो कह रहे हैं भी आपकी प्रोटीन की जो कमियां सत्तू से पूरी हो जाएगी, आप सत्तू किंग के नाम से फेमस हो गए। तो इनके ऊपर आप कुछ जवाब क्यों नहीं देते हो? क्या आप साइलेंटली इनको साथ खड़े हो? देखिए सर, आप इनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हो। नहीं सर, आज आपने पूछा तो मैं जो सत्य है वो बताऊंगा, लेकिन मेरा काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं केवल मैं उनके पीछे लग जाऊं, अपना काम छोड़ दूं। एक दिन लोगों को समझ आ जाएगी सच क्या है, झूठ क्या है, क्योंकि ये मतलब हमारी विधा को, हमारे व्यक्तित्व को बिल्कुल भी ये बात सूट नहीं करती। कभी कभार हमने जो बात मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी, जैसे अभी अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा उनके बारे में। एक आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, उन्होंने कहा कि साहब शुगर वाला पेशेंट गुड़ खा सकता है, गन्ने का रस पी सकता है। उसके बारे में पॉडकास्ट में आप पूछना, याद रखना, तो उसकी भी क्लैरिटी दूंगा। पहला जो प्रश्न आपका है वो ये है कि आपने पूछा, शायद आपका जो इशारा है वो राजीव दीक्षित जी की तरफ है जी, जो आपने ये साबूदाना वाली बात पूछी जी। वो बहुत विद्वान व्यक्ति हुए हैं, बहुत महान व्यक्ति हुए हैं। आयुर्वेद को लेके, अन्य विधाओं को लेके, होम्योपैथी को लेके उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन हर व्यक्ति की हर बात ठीक नहीं हो सकती। हो सकता है मेरे कुछ मित्रों को ये मेरी बात अजीब लगे, कड़वी लगे, ऑफेंडर लगे, लेकिन सच जानना जरूरी है। साबूदाने को लेके उन्होंने ये कहा है कि साबूदाना मांसाहार इस वजह से होता है कि जो उसका लुगदी होता है, पेस्ट होता है, वो कुएं में डाल के सड़ाई जाती है, उसमें से बदबू उठने लगती है, उसके ऊपर बल्ब जलाया जाता है, उसमें हजारों कीट पतंगे गिरते रहते हैं, मच्छर गिरते रहते हैं, और इतनी वो सड़ते हैं कि उसकी फैक्ट्री में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जब वो लुगदी छूट जाती है, पेस्ट जब वो छूटना शुरू हो जाता है, तंतु उसके जो उसके टिश्यूज हैं, तब उसके पैलेट्स बनाए जाते हैं। इस बात में कोई भी सत्यता नहीं है। अगर किसी चीज को बनने में इतना ज्यादा समय लगता है तो वो उसका होलसेल का दाम 40-50 रुपए किलो ना होता, वो सैकड़ों रुपए किलो में बिकती और वो लोगों को मिलनी मुश्किल हो जाती। सेम लाइक जैसे वाइन को या उसको सड़ाया जाता है, जितनी जैसे आयुर्वेदा में आसावारिष्ट बनाए जाते हैं, उनकी कॉस्ट होती है इसी वजह से 400 ml बोतल की 200, 300, 250, 400 रुपए, क्योंकि वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है, संधान प्रक्रिया से वो बनती है। अब मैं इसकी सत्यता पे आता हूं कि साबूदाना बनता कैसे है। साबूदाना कसावा नाम की एक जड़ होती है, उसके दूध को निकाला जाता है और वो मात्र 3 से 4 घंटे में उसकी बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं महीनों में बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने वो क्यों बोला, किस वजह से बोला, मैं नहीं जानता। कई बार व्यक्ति हाइपर बोल जाते हैं, वो एक अलग बात है, मैं उस विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहूंगा। लेकिन साबूदाना शुद्धतम आहार है उपवास के समय में, इसी वजह से शास्त्रों में उसको यूज करने का विधान है, और एक बहुत सुपर फूड है। जिस व्यक्ति को किसी भी कारण से जोर के उपरांत कोई कमजोरी आ गई हो, IBS आदि की दिक्कतें हो, इस आहार को, साबूदाने को लिया जा सकता है। अच्छा, एक बात आपने अभी बोली थी, उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं, आगे जाने की तो बाद में देखेंगे।
जो आपने बोला कि भाई शुगर का पेशेंट गुड़ खा सकता है, और उन डॉक्टर ने बोला कि वो गन्ने का जूस भी पी सकता है, इसमें ये सच नहीं है ये बात? सर ये तो मुझे सरप्राइज हूँ इस बात को सोच के कि उन्होंने ये बात बोल कैसे दी। मतलब आप व्यक्ति को चटपटी बात परोस दीजिए, लेकिन ऐसी बात तो मत परोसिए कि उसकी जान पे बनाए। अच्छा। ये बच्चा जो थोड़ा सा मतलब 5वीं 4थी क्लास का जो बच्चा हो ना, जिसने थोड़ी सी साइंस पढ़ी हो शुरुआती स्तर की, वो भी बता देगा। सर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि उन्होंने ये बोल दिया कि आप गन्ने का रस पी सकते हो, चीनी नहीं खा सकते। पर उसी से तो बनती है चीनी। एक गन्ने के रस में कितनी चम्मच चीनी बनती है? काफी सारी बनती है। फोर से एक हम मान लेते हैं 2 चम्मच बनती है जी। तो क्या आप शुगर वाले पेशेंट को 2 चम्मच चीनी के खिला सकते हो? बिल्कुल नहीं। गुड़ किससे बनता है? गन्ने के रस से। और चीनी किससे बनती है? गन्ने के रस से। सर दोनों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, ग्लूकोज का और चीनी का, जो मीठे को मापने की इकाई होती है उसको बोला जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बिल्कुल। केवल उसमें 1-2% का फर्क है। यदि आप मुझसे पूछोगे कि गुड़ में और चीनी में क्या बेहतर है, हाँ, तो मैं कहूंगा गुड़ बेहतर है, क्योंकि गुड़ में फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए गुड़ आप खा सकते हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है, जैसे उन डॉक्टर साहब ने क्या, बहुत सारे आजकल जो स्वयंभू ज्ञानी हैं वो भी कहते हैं कि जी मैं तो पर्चे पे लिख के देता हूं अपने शुगर वाले पेशेंट को, आपको गुड़ जरूर खाना चाहिए। अच्छा। भाई साहब शास्त्रों में लिखा हुआ है इक्षुक से बने पदार्थ खाने निषेध है, यानी गन्ने से बने पदार्थ। अब से 70-80 साल पहले गन्ने से चीनी नहीं बनती थी, गुड़ या शक्कर ही बनती थी। तो कहां से उसमें लिखा हुआ आ गया ये बात? डायबिटीज के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सर मधुमेह शब्द वहीं से तो आया है। आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं, और आयुर्वेद ने जितना बारीक वर्गीकरण मधुमेह का किया है किसी और पैथी ने नहीं किया। एलोपैथ में तो 2 तरह की शुगर होती है, टाइप 1 और टाइप 2, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। आयुर्वेद में होती है 20 प्रकार की। अच्छा, क्योंकि हम लोगों को ये एक चश्मा पहनाया गया है कि भाई ये जो शुगर या डायबिटीज की जो बीमारियां हैं ये अभी लाइफस्टाइल के साथ आई हैं, पहले होती ही नहीं थी, तो हमें पता ही नहीं था कि डायबिटीज है। तो मतलब पहले डायबिटीज होती थी लोग। सर डायबिटीज भी होती थी, कैंसर भी होता था। कैंसर को कर्क रोग कहां से शब्द आया? कर्क रोग उसी को कैंसर को तो कहते हैं। तो कैंसर पहले भी होता था, तभी तो वो लिखा है शास्त्रों में। और यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि कोरोना कोई नई चीज नहीं है। कोरोना का व्याख्यान भी शास्त्रों में है, उसको भूता भीषण ज्वर बोला जाता है। उस टाइम पे भी ये टाइप की बीमारियां थी। हाँ जी, भूता भीषण ज्वर बोला जाता है, यानी भूत हर उस विद्या को, भूत हर उस पदार्थ को कह लीजिए या कीटाणुओं को कह लीजिए जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे हम डराते हैं ना, भूत आ गया। हाँ। भूत आने का अर्थ यह नहीं है कि जो जिसने काला कपड़ा या सफेद रंग की साड़ी पहनी हो उसको भूत कहते हैं। भूत उसको कहते हैं कोई भी ऐसी एनर्जी जिसने आपके मन मस्तिष्क पे, स्थूल शरीर पे या सूक्ष्म शरीर पे प्रभाव डाल दिया, बट आप उसको नंगी आंखों से देख नहीं सकते। जैसे वायरस को और बैक्टीरियाज को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको भूता भीषण ज्वर बोला जाता है। और उसके बारे में शास्त्रों में बाकायदा व्याख्यान है कि उसका जो ज्वर है वो विषम ज्वर होता है। वो 3 दिन तक रहेगा, 5 दिन तक रहेगा, 7 दिन तक रहेगा, 11 दिन तक रहेगा। उसकी चिकित्सा पहले 3 दिनों में कैसे की जानी चाहिए, फिर और 2 दिन रह गया तो कैसे की जानी चाहिए। फ्यूमिगेशन आपको किया जाना चाहिए। गाय के गोबर के बने जो कंडे होते हैं, उपले होते हैं, उस पे गंधक डालिए, उस पे आप नीम डालिए, उस पर आप अजवाइन डालिए। ऐसे पूरे घर में वो रखा जाना चाहिए जिससे बाकी रोगियों को ना लग जाए, बाकी लोगों को ना लग जाए। इसी वजह से आयुष में जो जिस समय कोरोना हुआ था उस समय आयुष कुआथ आया था, तो वो 3 दिन में तो आयुष विभाग ने वो पैदा नहीं कर दिया आयुष कुआथ। उस आयुष कुआथ का विवरण है भूता भीषण ज्वर के टाइम में कि ये यूज किया जाना चाहिए। तभी तो उन्होंने कहा था कि आयुष कुआथ में ये चीजें डलनी चाहिए, तभी तो वो फार्मेसीज ने बनाया था। अब आयुष विभाग ने अंधे होके उनको जो लाइसेंस दिया है मैन्युफैक्चरिंग का आयुष कुआथ का, जो पास किया, वो ऐसे तो कर नहीं दिया कि ये 2 दिन का प्रोसेस था, सब बना लो, सब बेच लो। तो उससे आराम आ जाता है वैसे सर कोविड में अधिकतर लोगों को उसी वजह से आराम आया, बच गए। जो हम लोग इंडिया में इतना ज्यादा प्रभाव उसका नहीं दिखा। और उसका मैं एक बड़ी मोटी सी आपको बात बता दूं, जिन लोगों ने वैक्सीन तो सभी लोगों ने लगवाई है और लगवानी भी चाहिए। माननीय भारत सरकार का चूंकि ये हुक्म था कि आपको ये करना है, क्योंकि एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है। वो बहुत अच्छा किया भारत सरकार ने, जितना उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए उतना देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने उसके साथ साथ आयुष कुआथ का सेवन किया है या अन्य औषधियों को जो आयुर्वेद में प्रदत्त है, आयुर्वेद द्वारा प्रदत्त औषधियां हैं, उनका यूज किया, उनको बाद में जोड़ों के दर्द की दिक्कतें, बाद में शरीर में कमजोरी, हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें कम हुई हैं। ये देख आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो लोग डिपेंडेंट हो गए केवल वैक्सीन के
या केवल एलोपैथ औषधियों के। और उस समय में तो जिन जो एलोपैथियन डॉक्टर्स थे उन्होंने खुद इसका सेवन किया है ना। सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने तो गन्ने के जूस का तो बताया आपने, ठीक है, आपने सामने वाले की तो बता दी सारी बातें। आपने भी एक मिठाई बनाई है जिसको आप दवाई कह के बेच रहे हैं। सर हम दवाई कह के नहीं बेच रहे, हम दवाई भी मिठाई भी। हाँ वही, मतलब दवाई भी मिठाई भी। सुआंवला करके हमारा वो प्रोडक्ट है और उसका व्याख्यान है शास्त्रों में राग खांडव करके। ओके। तो वो आप दवा उस चीज को कहते हैं क्या जो देखने में लाल पीली गोली होती है, आप उसको दवा कहते हैं क्या? सर हर चीज वो दवाई है जो एक तय मानकों से तय विधि द्वारा खाई जाए और उसका प्रभाव जो है वो आपको औषधि की तरह आए। जैसे कि पानी को यदि रात की चांदनी में रख दिया जाए वो हंशुदक बन जाता है, उसको हंशुदक बोला जाता है। उस पानी को किस लिए पिया जाता है सर? वो पिया जाता है आपकी जो यदि पित्त आपके शरीर में बढ़ रहा है तो उसको हंशुदक। ओके। पानी को इतना उबाला जाए कि वो उबलता उबलता 1/4 रह जाए धीमी आंच पे, तो वो पेट की बहुत सारी बीमारियों को कम करता है। तो वो पानी भी तो दवा हुआ ना सर। ओके। व्यक्ति को बहुत ज्यादा एसिडिटी यदि फील हो रही है तो उस समय में उसको पानी में पिला दिया जाए तो कुछ देर के लिए शांति मिल जाती है। तो सर वो औषधि हुई ना। तो आयुर्वेद के अंतर्गत आयुर्वेद हर उस चीज को औषधि कहता है। यदि मैं बात करूं सनातन धर्म की, सर हम हर चीज को में मानते हैं ईश्वर का वास है। बिल्कुल। हम सूर्य नमस्कार भी करते हैं, तो सूर्य नमस्कार करना भी तो औषधि है सर। अच्छा, वो तो हेल्थ के लिए सूर्य नमस्कार करना है ना। तो सर तो जो आंवला है हमने उसको एक ऐसी मिठाई के तौर पे बनाया, राग खांडव जिसको शास्त्रों में कहा जाता है। पुराने समय में जिसको राजा महाराजा खाया करते थे, एक विशेष तरीके से बना के चूना पानी द्वारा निथार के सफेद तिल भुने हुए लगाकर, सौंफ लगाकर, गुलाब जल, केवड़ा, चंदन का इत्र, तो ये सारी चीजें औषधि तो है सर। हल्दी है औषधि तो है। बिल्कुल। तो उसमें आंवला चूंकि है तो दवाई भी मिठाई भी। पर मैंने अभी खाई सर वो आपकी बनाई हुई वो जो सुआंवला है आप लेके आए हैं हमारे लिए, तो मैंने वो खाई थी। वो लिटरली इतनी मीठी है कि आप उसको अगर खाने के बाद एज अ स्वीट खाना चाहो तो वो भी खा सकते हो। तो इतनी मीठी चीज दवाई कैसे हो सकती है? सर एक बात बताइए, गुड़ अगर आपको खांसी है और कफ आपका जमा हुआ है, आप उस समय में गुड़ को चूस लीजिए। ओके। तो गुड़ आपका पिघल जाएगा। शहद करता है लेखन क्रिया। शहद जो होता है लेखन क्रिया, लेखन कहते हैं लिखने को। मिट्टी पे आप लिखेंगे तो जो आप लिखना चाहेंगे उसका इंप्रेशन आ जाएगा। तो इसी तरह से शहद लेखन क्रिया करता है, इसी तरह से गुड़ लेखन क्रिया करता है। तो ये जो हमारा सुआंवला है ये सारंग मधुमक्खी के शहद से बनता है, इसलिए ये मीठा है। इसलिए हम कहते हैं कि जुबान पे मीठा स्वाद देता है, बट पेट में जाने के बाद ये कषाय रस छोड़ता है। तो ये इसमें चीनी नहीं है? इसमें चीनी नहीं है सर, ये सारंग मधुमक्खी के शहद से बनता है। इसीलिए अब आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि यदि हम दवाई भी मिठाई भी कहते हैं तो गलत कहते हैं क्या? तो शहद शुगर का पेशेंट खा सकता है, डायबिटीज? ये वाला शहद जो इसमें डाला हुआ है सारंग मधुमक्खी का शहद। इसमें ऐसा क्या स्पेसिफिक है सर? क्या स्पेशल? सर ये जुबान पे मीठा स्वाद देता है, पेट में जाने के बाद कषाय रस छोड़ता है। कषाय मीन्स एक मोटे तौर पे आप मान लीजिए कड़ुआ जी, जो शुगर के पेशेंट को कहा जाता है। आप जामुन खाइए, कत्था खाइए, कैद खाइए, गुंदरू खाइए, नीम खाइए। तो जो ये मैंने कुंदरू, कैद, ये काकर आदि वर्ग के जो फल हैं जिनमें क लगा हुआ है, कत्था है, कतक कत्था जी, हल्दी है इसमें कषाय रस होता है, आंवला है कषाय रस होता है। तो इसी प्रकार ये जो सारंग मधुमक्खी का शहद है इसमें कषाय रस होता है। ये जुबान पे आपकी मीठा स्वाद देता है लेकिन पेट में जाके ये कषाय रस छोड़ता है। अच्छा, तो इसीलिए ये दवाई भी है और मिठाई भी है। पहले दवाई है फिर मिठाई है, पहले मिठाई है फिर दवाई है? सर ये पहले दवाई है उसके बाद मिठाई है। वैसे हम लोग किस किस प्रॉब्लम के लिए इसको यूज कर सकते हैं? असमय बालों का गिरना, नजर का तेजी से गिरते जाना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सबके लिए। और हम तो कहते हैं 110 रोगों में कार्य करता है। बहुत छोटी छोटे ऐसे रोग होते हैं। शुरुआती स्तर की दिक्कतों में यदि आपने सुआंवला का सेवन कर लिया तो वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और आप जो अभी ये कह रहे थे कि जैसे हम इसको खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, तो मेरा आपके माध्यम से सब लोगों को निवेदन है कि मीठा खाना खाने से पहले शुरू कीजिए। तो मजा ही खराब हो जाएगा सर। मजा तो देखिए आपको उसी में आने लगेगा, क्योंकि आयुर्वेदा का सिद्धांत है 6 प्रकार के रस होते हैं, उसी में से 6 स्वाद बन जाते हैं। मधुर, अम्ल, लवण,
कटु तिक्त कषाय, तो सबसे पहले जो सेवन किया जाना चाहिए वो मधुर रस का किया जाना चाहिए, उसके बाद अम्ल का, उसके बाद लवण का। ओके। तो भोजन, जो लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं या वेट अपना मेंटेन करना चाहते हैं, पहले मीठा खा, वो पहले मीठा खा ले, तो जो कैलोरी की वैल्यू, जो आपको कैलोरी की मात्रा जितनी आपके शरीर को चाहिए उसकी पूर्ति हो जाएगी। ओके। तो 4, 5, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद आप क्या पाएंगे कि आपका शरीर रोटी कम मांगने लगा, वो सब्जी कम मांगने लगा, दाल कम मांगने लगा। और इसके विपरीत अगर हम बाद में खाते हैं, हाँ, तो उसमें फिर वो हमको ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम से बाउंस हो जाता है। हाँ जी, उसका जो एक इफेक्ट आता है, कैलोरीज की पूर्ति तो हो गई जी, आपने ऊपर से मीठा भी उसको दे दिया। ओके। थोड़ा सा एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक की बात कर लेते हैं, आप आए हुए हैं तो। जैसे सर दर्द है या और बीमारियां हैं जो मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी ठीक होना है, सर दर्द के लिए मैं 6 महीने अगर आंवला खाऊंगा तो कैसे चलेगा? तो आयुर्वेद इतना स्लो काम करता है कि वो एलोपैथी से बहुत पीछे रह जाता है। सर, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो आयुर्वेद है वो सबसे पहले कहता है कि ऐसा आप क्या करें कि आप बीमारी ना पड़े। अच्छा, वो कहता है मैं बीमारी नहीं होने दूंगा, अब दवाई तो बाद की बात है। लेकिन यदि आप बीमार पड़ जाएं और आप आयुर्वेद के अनुसार भी चल रहे हैं जी, तो आपके साथ सर इमरजेंसी क्रिएट होगी ही नहीं। लेकिन हमें बात करनी चाहिए प्रैक्टिकल। बिल्कुल। क्यों आपके प्रश्न का जवाब मैं इस तरीके से दे दूं कि वो डिप्लोमेटिक हो, तो वो अच्छी बात नहीं है, मैं ये भी समझ रहा हूं। तो अच्छी बात यह है कि यदि आपको इतने एक्यूट लेवल की कोई दिक्कत हो गई कि आपको लग रहा है ये आप अटेंडेंट हैं अपनी फैमिली मेंबर के, तो इस कभी फॉल्स इंप्रेशन में ना रहे कि एक महाशय जी जो वो हैं जैकेट पहन के आते हैं कि जी हार्ट अटैक अगर हो गया तो उसको हरी मिर्ची खिला दो और हार्ट अटैक आ जाएगा। सर, ये आप सही मायने में दिन में डकैती कर रहे हो, दिन में लूट कर रहे हो लोगों के साथ। अगर आप ऐसी चीजें लोगों को परोस रहे हो कि हरी मिर्च खिला दो और आप वो हार्ट अटैक से बाहर निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा सर। तो मतलब अगर खुदा ना खास्ता अगर अभी आपको एकदम से चेस्ट पेन हो जाए तो आप भी कोई काढ़ा या वो नहीं बनाने की सोचोगे, आप सीधा नहीं सर, आईसीयू भागो। हाँ, उसमें आप थोड़े से लाभ के लिए शुरुआती घर में आप कुछ कर सकते हो, वो आप कर दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में, क्योंकि आज के समय में आप साउथ इंडिया में रहते, तो साउथ इंडिया में तो ऐसे समृद्ध हॉस्पिटल्स हैं कि वो हार्ट अटैक आए हुए पेशेंट को कंट्रोल कर लेते हैं केवल आयुर्वेदा की बेस पे, वहां इसको बोला जाता है सिद्धा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसे बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं, नॉर्थ इंडिया में भी है, बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं कि व्यक्ति को यदि हार्ट अटैक आ जाए तो वो वहां जाके संभल जाए। तो इतने लिमिटेड होंगे ना सर कि जब तक आप वहां पहुंचोगे तब तक तो जी, तो आप नियरेस्ट जो आपका एलोपैथी का हॉस्पिटल है वहां जाइए। हाँ जी, आप यही सजेस्ट करोगे? बिल्कुल सर, मैं झूठ क्यों बोलूं सर कि आयुर्वेदिक नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, आप आयुष चिकित्सक हैं, आप किसी भी विधा के विशेषज्ञ हैं, आपको बात वो बोलनी चाहिए जहां आपके क्लाइंट को लाभ हो सके। आपने आपको स्वयंभू विद्वान बनने के चक्कर में ऐसी बात कभी ना बोलिए, क्योंकि ये मामला जुड़ा है हेल्थ से, ये मामला जुड़ा है आपके जीवन से, झूठी बात मत परोसिए। बिल्कुल। तो जैसे एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं सर, उस पे बहुत एक लंबी रिसर्च होती है। एक छोटी सी गोली को भी अगर आप मार्केट में लाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से भी कम आपको उसको 15 या 20 हजार लोगों पे टेस्ट करना पड़ता है। 10 साल लंबा एक पीरियड तो मिनिमम है ही है जिसमें आप उसके ऊपर टेस्टिंग करते हो, रिसर्च करते हो, और उसके बाद फिर जो मेडिकल हमारी मिनिस्ट्री है या जो भी एसोसिएशंस हैं वो उसको एक ठप्पा देती हैं। पर लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपने 4 चीजें मिलाई, दवाई के नाम पे उसको एक डब्बे में डाला और बेच दिया। ऐसा कैसे चलेगा सर? अब मैं आप बता देता हूँ। आयुर्वेद एक इतनी समृद्ध चिकित्सा है कि जो भी दवाएं मार्केट में आयुर्वेद की आती है वो शास्त्रों में ऑलरेडी वैलिडेटेड है, शास्त्रों में ऑलरेडी लिखी हुई है, उन पे रिसर्च हो चुकी है, ठीक है। वो तब मार्केट में आती है, लेकिन मार्केट में वो ऐसी नहीं आ जाती कि आपने मार्केट में लाना चाहे तो ले आएंगे जी। वो भी आयुष विभाग से बाकायदा वैलिडेटेड होके आती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने एलोपैथ की किसी मॉलिक्यूल पे, किसी सॉल्ट पे रिसर्च की तो वो 10 साल तक उस पे रिसर्च होगी, लेकिन जब दूसरी कंपनी उसी सॉल्ट की वो मेडिसिन बनाएगी तो 10 साल की रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। 10 साल की रिसर्च की आवश्यकता उस कंपनी को है जिसने पहली बार उस सॉल्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। आपको ये फर्क समझना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो मार्केट में आयुर्वेद की कोई भी दवा आ रही है
वो ऑलरेडी शास्त्रों में लिखी हुई है, उस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी, मतलब उस पर हजारों साल से रिसर्च चल रही है वैसे। रिसर्च ऑलरेडी चल रही है हजारों वर्षों से, तो उस पर अब आप क्या रिसर्च करोगे? सपोज चरक संहिता है, जो एक डॉक्टर आयुर्वेद के बनते हैं, वो चरक संहिता एक वैलिडेटेड पुस्तक है कि वो पढ़ाई जाती है, पढ़ना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब वो वैलिडेटेड है और उसमें जो औषधियां लिखी हुई है, तो अब आप उस पर नई रिसर्च क्या करोगे? लेकिन एलोपैथ में यदि कोई औषधि मार्केट में आ रही है, तो वो 10 साल तक की स्टडी इसलिए करने की जरूरत है कि वो चीज ही नई इंट्रोड्यूस हुई है। लेकिन दूसरी कंपनी उसी सॉल्ट की वही दवा बनाएगी, तो रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। तो फर्क आप समझ गए क्या आप पूछना चाह रहे थे और क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? जी जी। इसमें एक प्रश्न और छुपा हुआ है जी, कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो भी आयुर्वेदिक दवाइयां बना रहे हैं, वो कहते हैं साइड इफेक्ट नहीं है भाई दवाइयों का, आयुर्वेदिक की दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसमें कितना सच है? नहीं सर, बिल्कुल भी सच नहीं है। एवरीथिंग अंडर द सन हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट। अच्छा। एक होता है एडवर्स इफेक्ट, एक होता है साइड इफेक्ट। दोनों चीजें अलग अलग हैं। एडवर्स इफेक्ट होता है कि जिस चीज के लिए हमने दवा खाई वो काम तो उससे हुआ ही नहीं और दूसरी अन्य और दिक्कतें लग गई। ठीक है, वो संभावना बहुत ज्यादा या बहुत कम, कितनी परसेंटेज में इसमें हम नहीं जाएंगे, एलोपैथ साइंस में होती है, एलोपैथी में उसमें तो सर आप कोई भी दवाई अगर मैं गूगल पे सर्च कर लूं, हाँ जी क्रोसिन का भी, हाँ जी, तो भी उसमें कम से कम 25-30 साइड इफेक्ट्स हैं क्रोसिन। लेकिन आयुर्वेदा में इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो बहुत नगण्य है, बहुत कम है, और यदि वो है भी तो वो मैनेजेबल है। वो इजीली मैनेज हो सकती है। लेकिन जैसे कि जो भस्में आती हैं या जिन औषधियों में दवा के बाद लिखा होता है रस, किसी भी दवा, काम दूधा रस, सूत शेकर रस, जिन भी दवाओं में रस शब्द जुड़ा होता है, तो उसका अर्थ है कि उसमें कंजली कहते हैं अमालगम, पारद यानी पारा और गंधक का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, उससे बनती है कजली। वो उन औषधियों में होती है। तो वो ओटीसी प्रोडक्ट की तरह ओवर द काउंटर खांसी के सिरप की तरह नहीं ली जा सकती बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के। फिर ये तो मार्केट में मुझे तो नहीं लगता कोई आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं। हम लोग तो जैसे आप रील बनाते हो वैसे किसी और की रील। नहीं सर, आप सर नहीं, आपने देखा होगा कि जिस भी रील में मैंने इस तरह की औषधि, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं और भी जो मार्केट में अवेलेबल, लेकिन मैं पहले अपनी तो बात कर लूं। अच्छा जी बताइए। तो मैंने कहा है कि आप अपने डॉक्टर से जरूर मिले। क्या जब आप किसी को शुगर के लिए ट्रीट कर रहे हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं कि शुगर को रिवर्स किया जा सकता है और आप बस ये हमारी दवाई खा लो, ये वाला पाउडर रोज सुबह खाने से पहले और रात को सोने से पहले खाया करो, आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी, तो ऐसा होता है? और क्या उसकी दवाइयाँ बंद करवा दी जाती हैं जो ऑलरेडी एलोपैथी की ले रहा है, या एलोपैथी के साथ साथ ही आयुर्वेदिक दवाई शुरू कर दी जाती है? क्या वो दोनों दवाइयाँ मिलके कुछ अजीब सा इफेक्ट नहीं बना सकती बॉडी में? सर, एलोपैथ की दवाओं के साथ आयुर्वेद की दवाई चल सकती है, किसी भी तरह का मोटे तौर पे कोई भी नुकसान नहीं होता। और मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बता दूं कि आजकल तो आयुर्वेदिक दवाओं के नाम ऐसे रखे जाते हैं कि वो एलोपैथ का डॉक्टर जब लिखे तो पेशेंट को ऐसा लगे कि ये एलोपैथी की दवाई है। उसका जो मार्केटिंग कंपनी है उसका रैपर ऐसा बनाती है, उस पे भाषा का इस तरह का यूज करती है कि वो व्यक्ति को पता नहीं होता कि ये एलोपैथ की औषधि है। या जैसे मैं बात करूं जिंक ऑक्साइड की, एलोपैथ में उसको बोलेंगे जिंक ऑक्साइड और आयुर्वेदा में उसको बोलेंगे यशद भस्म। है तो आयुर्वेदा में आके तो वो यशद भस्म है, एलोपैथ में वो जिंक ऑक्साइड है, पर है दोनों सेम ही चीज। अब जैसे हम स्वर्ण भस्म यहाँ पे स्वर्ण भस्म हम यूज करते हैं, एलोपैथ में तो इंडिया में चलन नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जो मल्टीविटामिन कैप्सूल होते हैं वो मल्टीविटामिन गोल्ड भी आने लगे। आते हैं। हाँ जी आते हैं। तो उसमें स्वर्ण भस्म तो होती है सर। अच्छा, बस वो मुझे लगा वो गोल्ड स्टैंडर्ड कुछ ऐसा बना दिया उन्होंने कि इस वजह से गोल्ड लिखता है, उसमें एक्चुअल में गोल्ड भस्म होती है ना। तो वो उसको मिनिमाइज करके, उसको कंसाइज करके एक तरह से उसमें जो गोल्ड होता है वही तो उसमें होता है सर। तो ऐसी तो बहुत सारी औषधियां अगर मैं बताने लगूं शाम आपको हो जाएगी। मतलब हिंदी में यदि हमने हींग कह दिया और अंग्रेजी में हमने असाफोइटिडा कह दिया और कहीं पे लिखा हो तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मल्टीविटामिन कैप्सूल जो आजकल एलोपैथ में आ रहे हैं उस पे लिखा रहता है जिनसेंग, और भारत में इंडियन जिनसेंग बोला जाता है अश्वगंधा को। अच्छा, तो यदि उसमें अश्वगंधा लिखा है तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि अश्वगंधा लिखा हुआ है, लेकिन एलोपैथ में लिखा होता है विथानिया सोमनीफेरा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ लिखा होता है सर्पगंधा,
वहां लिखा होता है रावोल्फिया सर्पेंटाइना। ओके। आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपको लगेगा ये इंग्लिश की कोई भारी भरकम दवा है। तो इसी तरह से एलोपैथ के साथ आयुर्वेद दवाओं को लिया जा सकता है, लेकिन उसके मानक हैं अलग अलग, वो कौन प्रेस्क्राइब करेगा, कौन लिखेगा। लेकिन जो व्यक्ति शुगर वाला पेशेंट को ये पहले दिन ये कह रहा है कि मेरी एलोपैथ की दवा बंद कर दीजिए और शुगर की दवा चला लीजिए, वो उस स्थिति में संभव है कि यदि आपका आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, पेशेंट आपके यहाँ के एडमिट हो रहा है, ओके, लेकिन कोई पेशेंट ओपीडी में आ रहा है, वो आपसे दवा लेके जा रहा है और आप उसकी पहले दिन ही एलोपैथ की दवा बंद करा दे, क्योंकि वो स्टेरॉइडल बेस्ड औषधियां होती हैं, उसको शरीर की को आदत पड़ी हुई होती है बहुत ज्यादा पुरानी समय से। तो ऐसी स्थिति में भूल के भी मेरी चिकित्सक भाइयों से ये निवेदन है कि बंद नहीं कराई जानी चाहिए। हालांकि वो मेरी बात मानेंगे क्यों, है ना, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट मतलब पेशेंट से भी यही है कि पहले ही दिन यदि आप पुराने समय से एलोपैथ की औषधि शुगर जैसे रोग में खाते आ रहे हैं तो पहले दिन बंद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि एक पूरा प्रोटोकॉल होता है आयुर्वेद में। कोई नीम जामुन करेला, ज्यादातर शुगर वाले पेशेंट्स के लिए नीम जामुन करेला वाली औषधि चलती है। सर आजकल नीम जामुन करेला काम नहीं करता, इसलिए काम नहीं करता कि जो आजकल बाजार में जामुन आती है वो वाली जामुन नहीं आती। बादामा या काठा जामुन जो पहले आया करती थी, देशी तरीके से उगती थी, वो इतनी ज्यादा मीठी होती है कि वो उल्टा शुगर और बढ़ा देगी। और ये बात मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ सर, मुझे कोई डर नहीं है ये बात बोलने में। अच्छा, हाँ। तो ये जो नीम जामुन का, हाँ वैसे जामुन मैंने अभी इस बार खाए थे, बहुत मीठे थे वो। हाँ, तो सर वो कैसे कम कर देगी? उसमें कषाय रस प्रदान औषधि चाहिए। वो मतलब लाभ तो आपको देगी, पर वो ऐसा लाभ नहीं देगी कि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाए। शुगर हम लोग रिवर्स कर सकते हैं सर? शुगर रिवर्स होने का मतलब शुगर कंट्रोल ही करना होता है। मतलब यदि मैं आपको कहूं कि शुगर आपके नियंत्रण में है, तो वो इसका मतलब रिवर्स होना इस वजह से है कि शुगर तो हर मानव शरीर के अंदर होती ही होती है। आपने अपने शरीर के साथ जागती की, जिस समय में जो भोजन आपको नहीं करना चाहिए था, यदि आप वो भोजन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी ने अलार्म आपको कर दिया कि भैया रुक जा, मान जा, अब मेरा ये जो पेनक्रियाज लगा हुआ है तेरे शरीर में, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इस पे इतना इंसुलिन नहीं बचा कि उस ग्लूकोज को कंट्रोल कर पाए। तो यदि वो किसी तरह से कंट्रोल रहने लगे तो शरीर ने आपको कह दिया कि भैया अब ठीक है। एक डॉक्टर है, वो बहुत फेमस है सर, वो कहते हैं भाई आप कितना मर्जी फ्रूट खा लो, और वो तो क्लेम भी करते हैं कि आप फ्रूट खाने के बाद अपनी शुगर चेक करो तो कम आएगी, उससे पहले चेक करोगे तो ज्यादा आएगी। बहुत फेमस डॉक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कहने में आप गूगल कर लीजिएगा। सर मुझे पता है आपका इशारा किस ओर है, कहने में कुछ नहीं जाता। बात वही है, जैसे मैंने अभी एक रील बनाई थी गुड़ और चीनी के ऊपर, आपने भी मुझसे प्रश्न किया था। सर कहने में क्या जाता है, एक बार तो पेशेंट की जान जाती है। सर मैंने यही तो कहा कि कहने में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे ना कि किसी की जान जाती है। वो तो मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए सर, पहले वो कहते, अब वो नीम थेरेपी पे आ गए धीरे धीरे कि नीम की थेरेपी कर लो। नीम थेरेपी पे क्यों आए हो? जब आप लोगों को ये कहते हो कितना मीठा खा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप नीम थेरेपी पे अब क्यों आए हो? ऑब्वियसली गलती कर दी तो उसको डिजास्टर मैनेजमेंट है वो, कि लोग वो वाली बात भूल जाए, नीम थेरेपी पे लग जाए। क्यों आए हो आप फिर नीम थेरेपी पे? क्यों कोर्स कराने लगे आप नीम थेरेपी का? क्यों सर्टिफिकेट कोर्स कराने लगे? तो मतलब एक चीज छूट गई, उसकी गलती होगी तो हम नई चीज ला के लोगों को वो चीज भुलवा दो। सर एक चीज और बताइए, जैसे अभी आयुर्वेद का मतलब अगर मैं देखूं, और ऑनलाइन, आज हम सारी ऑनलाइन की बातें कर रहे हैं, ऑनलाइन देखूं तो आयुर्वेद इज इक्वल टू गुड सेक्स, है ना। सब लोग बस यही दवाइयाँ बेच रहे हैं कि 24 घंटे में आप 20 घंटे कर सकते हो, या है ना, मतलब अगर हो गया तो फिर खत्म ही नहीं होगा। आयुर्वेदिक ऐसा लग रहा है डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ सेक्सोलॉजिस्ट बन के रह गए हैं, और इतना ज्यादा वो बेचा जा रहा है। वो क्या होता है सर, काला काला सा जो शिलाजीत, इतना तो मुझे लगता नहीं कि अगर हम हिमालय के पूरे पहाड़ भी खोद डालें उतना उसमें से शिलाजीत निकलेगा जितना ऑलरेडी बेच चुकी है कंपनियां। तो ये इसमें क्या फैक्ट्स हैं सर? सर फैक्ट यही है कि हमने भी शिलाजीत लॉन्च किया था। अच्छा। लेकिन उसको कभी भी हमने एग्रेसिवली प्रमोट नहीं किया। एग्रेसिवली प्रमोट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें पता है जो शिलाजीत नेचुरल हम ले रहे हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करा रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, वो हमें इतनी ज्यादा कॉस्ट में आता है कि हम उतना दे ही नहीं पाएंगे जितने लोग कहते हैं कि हम 1 मिनट में 5 डिब्बी बेच देते हैं।
सर ये सब चाइना से आता है। अब तो एक कहने लग गए वो, अब एक ही बेच पा रहे हैं। अच्छा, अभी एक वो इसलिए कहने लगे कि लोग ट्रिगर करने लगे थे उनको, एक कहने लगे क्या वो। तो फल्विक एसिड होता है इसके अंदर, वो सीधा सीधा चाइना से बन के आ रहा है। जैसे बाकी चीजों की खेती की जाती है, हाँ जी। तो इसी तरह से शिलाजीत की भी खेती होती है। वो तो स्टोन से बनता है ना? हाँ सर, खेती वो कैसे हो रही है? खेती का मतलब ये नहीं है कि गेहूं अगर उगता है उसी को खेती कहेंगे। खेती का मतलब ये है पैदा करना आर्टिफिशियल प्रोसेस से। तो हम तो भैया जितना नेचुरल हमें मिल रहा है उतना पैक करा के उतना सेल कर लेते हैं हम तो, बस। आप वाला नेचुरल है? आप यूज करके देखिएगा, आप यूज करना चाहते तो भेज दूंगा आपके लिए। हाँ, ये मुझे भेज दीजिएगा सर। वो तो मतलब लोगों ने ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर, इसको जो है उसको सिर्फ सेक्स से जोड़ दिया है। हाँ सर, ये गलत बात है, मैं बता दूं कि और सर ये ये एक चीज और भी बता दीजिएगा जी। सर, आप बता ही रहे हैं, अगर इसकी बात कर ही रहे हैं, क्या मतलब कितना खाना चाहिए? लोग चम्मच भर भर के खा रहे हैं। सर चम्मच भर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि चम्मच भर भर के खा रहे हैं। जो वो वाला शिलाजीत है वो तो चम्मच भर के खाना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा रिजल्ट आएगा। अच्छा, वो भी थोड़ा सा ही आएगा? तब भी थोड़ा सा आएगा। 5-10 मिनट और कर लोगे, लेकिन सर नहीं, आप, मैं पहले बता दूं, शिलाजीत जो है इज नॉट अ प्रोडक्ट फॉर सेक्स ड्रिवन फैसिलिटीज। अच्छा, क्या बात है? मूत्र रोगों के लिए भी काम आता है शिलाजीत, जो पेशाब से संबंधित रोग होते हैं। अच्छा, चंद्रप्रभावटी में डलता है। चंद्रप्रभावटी महिलाओं के प्रदर संबंधी जो रोग होते हैं, अच्छा। मेंसेस से संबंधित जो दिक्कतें जुड़ी होती हैं, उसमें भी काम आती है चंद्रप्रभावटी। ओके। पेशाब में आपके जलन होने लगे तो उसमें भी काम आती है। और पेशाब से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर, उसमें भी काम आती है चंद्रप्रभावटी। ओके। तो चंद्रप्रभावटी टीबी में भी काम आती है, क्षय रोग में। ओके। शिलाजीतवादी लौ इससे बनता है। तो और बहुत सारी बालों के जो रोग हो जाते हैं, केश रोग, उसमें भी काम आती है। तो लोग बागों ने इसको बड़ी हंसी मजाक का प्रोडक्ट बना दिया। हाँ, कि शिलाजीत खा लिया अगर ऐसे आंख मार के बोल। हाँ, हाँ, कि ये अरे सर, डिब्बी दिख जाए तो ऐसा लगता है ऐसे, पता नहीं घर में अगर अरे तुम शिलाजीत खा रहे हो, क्या हो गया भाई, कमजोरी आ गई क्या? तो सर ये मधुमेह रोगियों के लिए बेहतरीन दवा है, औषधि शिलाजीत। लड़कियां भी खा सकती हैं? हाँ, जिसको बिल्कुल बिल्कुल शिलाजीत, मतलब अगर किसी को डायबिटिक है तो लड़कियां भी शिलाजीत खा सर सकती हैं? आपको ये समझना पड़े ना, ये शिलाजीत है क्या। ये एक्सुडेट है जो हजारों वर्ष पहले पेड़ पौधे दफन हो गए थे पहाड़ों के अंदर। उसमें से जो रेजिन निकल के आता है, जो लेयर्स होती हैं हमारे जमीन की, अलग अलग उनके बीच में जो पेड़ पौधे जमे हुए हैं, उनका एक्सुडेट है एक तरह से। इसको ऐसे समझ लीजिए मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो। सर ये एक औषधि तो हुई, इसका महिला और पुरुष से क्या लेना देना। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बना के बेच रही हैं आजकल, कुछ पहचान होती है सर असली हीरे की क्या पहचान है? सर ये तो जोहरी बता सकता है। तो इसी तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सक बता सकता है कि असली शिलाजीत की क्या पहचान है। अच्छा, मतलब मैं खुद अगर टेस्ट करना चाहूँ तो नहीं सर, सारे टेस्ट पास कर देगा। नकली शहद बाजार में आता है, आप उसको कुत्ते के सामने डाल दीजिए, कुत्ता नहीं खाएगा। जैसे कहते हैं ना, असली शहद नहीं खाता, नकली वाले को भी कुत्ता नहीं खाएगा। आंखों में आप डालेंगे बहुत ज्यादा चरपरा लगेगा। सौंठ का जो कंपाउंड आता है, सौंठ का, सूखे हुए अदरक का, वो नकली वाले शहद में लगाया जाता है कि सारी टेस्ट पास कर जाए, इसीलिए लगाया जाता है। कहते हैं कागज पे आप शहद रखोगे, नीचे से आग लगाओगे तो कागज जलेगा नहीं। और ऐसा होने लगेगा, वैसे होने लगेगा। नकली शहद को आप करोगे वो भी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि उसमें कौन सिरप लगाया जाता है। कौन सिरप वो वाली प्रॉपर्टी पास कर देता है। आम इंसान के पास कोई तरीका नहीं है, पहचान, केवल एक दक्ष चिकित्सक पहचान सकता है। ओके, जो अनुभवी चिकित्सक हो। सर डोसेज की जैसे बात करी है उन लोगों ने, जैसे मैंने एलोपैथी की दवाइयों के ऊपर तो एकदम एग्जैक्ट डोसेज लिखी होती है कि इस गोली के अंदर 50 mg इतना है, 100 mg इतना है। पर आयुर्वेद में मुझे वो चीज नहीं दिखाई देती। लोग कहते हैं 1 चम्मच खा लियो। सर वो लोग कहते हैं ना, लेकिन जो स्टैंडर्ड कंपनी की प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर लिखा रहता है। इसी वजह से लिखा रहता है परामर्श, चिकित्सक के परामर्श अनुसार ये 1 से 2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद, या फिर चिकित्सक के परामर्श अनुसार। आयुर्वेद में भी सर गोलियां हैं? मैं तो वो काढ़े और आपका जो हम च्यवनप्राश और सर आयुर्वेद में तो कैप्सूल्स भी आने लगे, उसको एनजीडी बोला जाता है, न्यू जनरेशन ड्रग। अब कैप्सूल्स भी आने लगे, सॉफ्ट जेल कैप्सूल भी आने लगे। पुदीना का कैप्सूल आता है ना, हाँ, सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। तो एलोपैथ की भी ऐसी टैबलेट आती है, ऐसा कैप्सूल आता है, ऐसा आयुर्वेद का भी आता है। तो सर अब तो आयुर्वेद बहुत ज्यादा समृद्ध हो गया, वो वाला आयुर्वेद नहीं रहा। अब रिसर्च हो रही है इसके ऊपर, सतत निरंतर कार्य हो रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताइएगा कि जो आयुर्वेद की जो एक तो इलाज होता है काफी लंबा होता है, और उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी होती हैं। आप लहसुन मत खाना, आप दूध मत पीना, या कुछ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है। आप तो खट्टा ज्यादा नहीं खा सकते, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है। और जब आप 6 महीने साल भर आयुर्वेद की दवाई खा के जब आप ठीक नहीं होते,
फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है भाई तुम, वो विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है, जो पेशेंट है उसी को ब्लेम करने लग जाते हैं, तुमको मैंने ये बोला था ये नहीं किया, तुमको मैंने ये बोला था ये नहीं किया। जबकि अगर हम एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डोसेज देखता है कि भाई अच्छा इससे आराम नहीं आ रहा तो ये दूसरी चीज ट्राई करते हैं या तीसरी चीज ट्राई करते हैं। आयुर्वेद में वैसा क्यों नहीं हो रहा है? सर आयुर्वेद में वैसा होता है। अच्छा, ये लेकिन एक लोगों के मन में भ्रम हो गया है। जैसे कि आयुर्वेद में यदि व्यक्ति जाता है तो वो इस इंप्रेशन से जाता है कि पहली बार में जादू कर देगा आयुर्वेद का चिकित्सक या होम्योपैथी का चिकित्सक, आपका प्राकृतिक चिकित्सक। मार्केट की उस तरह प्रॉब्लम, का मार्केट है। ऐसा किया जाता है ना। आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओ, किडनी फेल हो जाए, वो कहेगा नहीं सर 300 ml पानी पीना है बस पूरे दिन में। अच्छा, IBS हो जाए या लीवर फेल हो जाए तो वो कहेगा नहीं सर दूध बिल्कुल बंद कर देना, दूध भूल के भी मत पी लेना। हेपेटाइटिस का पेशेंट है, लीवर का पेशेंट है, अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस, वो कहेगा सर शराब बंद करनी पड़ेगी बिल्कुल। किसी के यदि टॉन्सिल्स बढ़ जाए, खट्टा सामान मत खाना। अच्छा, मतलब आप वो काउंट करा रहे हो कि वहां पे भी रोक टोक लगाई जाती है? सर वहां पे रोक टोक लगाई जाती है, लेकिन उनकी बात आदमी ज्यादा आसानी से मान लेता है। अच्छा, आयुर्वेद वाले की कम आसानी से मानता है। वैल्यू कम है। हाँ, ये समझ लीजिए, या वैल्यू कम आयुर्वेद चिकित्सकों ने अपनी खुद बनाई हुई है। अच्छा, कहीं पे खड़े होंगे, भैया ये खा लेना हो जाएगा, हाइपर बोला बोलेंगे। अच्छा, उसको ये बताना चाहिए कि हाँ, इतना टाइम लगेगा भैया। क्योंकि मैंने सुना था अभी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे पकड़े गए आयुर्वेदिक वाले जो चूरन बना के बेच रहे थे और उसके अंदर उन्होंने वही एलोपैथी दवाइयों का पाउडर घोट के डाल रखा था। सर वो तो एलोपैथ में भी होता है, लेकिन जो आयुर्वेद वाले इस काम को कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनको नहीं इस वजह से करना चाहिए कि फिर से वही है कि लोगों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो ना। सर क्यों कर रहे हो? खाली तिरफला बढ़िया तरीके से बना के बेच लो। मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, तिरफला लोगों को बढ़िया बना हुआ नहीं मिल रहा, आप तरीके से तिरफला बना के बेचो। लेकिन आप तिरफला बना के बेचोगे तो आपको, आप में हिम्मत बस इतनी है कि आप 200 रुपए किलो तक बेच सकते हो उसको, 20 रुपए का 100 ग्राम, क्योंकि आपको करना है कॉम्पिटिशन। दूसरा 30 रुपए का 100 ग्राम बेच रहा है तो मैं 20 रुपए का 100 ग्राम बेचूंगा जी, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा बेचना है। अरे भैया, मैं कहता हूँ पेशेंट आपको पे करेगा जब रिजल्ट उसको इंजेक्शन जैसा आएगा। आप तिरफला, हरड़, बेहड़ा, आंवला जैसा शास्त्रों में लिखा है उस पद्धति से बना के बेचो, वो 1000 रुपए किलो का भी दाम देगा। लोगों को अच्छा तिरफला नहीं मिल रहा आज के टाइम पे। ये भी बड़ा इशू है सर आयुर्वेद के पीछे रह जाने का, क्योंकि उसकी दवाइयां बहुत महंगी है। सर सस्ती भी है महंगी भी है। सर एलोपैथ में कौन सा सस्ती है सर? आयुर्वेद में कैंसर का इलाज है या एक फॉल्स होप दे दी जाती है कि भाई आप हमें पैसे भरते रहो, एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली जिसको कैंसर है उसको तो एक दिन जाना ही है। क्या ये एक फॉल्स होप बेची जा रही है? सर बहुत सारी स्थितियों में फॉल्स होप ही बेची जाती है। जैसे कि किडनी वाला पेशेंट है, किडनी तो आप स्पेशलिस्ट हो किडनी के तो। हाँ, तो उसको एलोपैथ के हॉस्पिटल में यदि वो जाए तो उनको कह दिया जाता है सर 3-4 करानी पड़ेगी डायलिसिस, उसके बाद तो नहीं करानी पड़ेगी। पता तो उनको भी है कि एक बार शुरू हो गई तो हो ही गई। वैसे ऐसा नहीं है, 95% केसेस में रिवर्स भी, किडनी में डायलिसिस अगर शुरू हो जाती है तो बंद भी हो जाती है। 95% केसेस में, 5% अच्छा, तो 95% केसेस में नहीं होती। 5%। बट हाँ, आयुर्वेद में इतना समृद्ध चिकित्सा की जाती है किडनी फेलियर पेशेंट की कि शुरुआत में या 5-10 डायलिसिस हो चुकी हो तो डायलिसिस बंद कराई जा सकती है। अच्छा, ये आप क्लेम कर रहे हो? सर मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कराई जा सकती है। पॉसिबिलिटीज है डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स की, हाँ जी, भाई क्या पेशेंट की हालत है और वो किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल फॉलो करे। तो एक तरीके से सर आप बोल सकते हो आयुर्वेद एक अच्छा लाइफस्टाइल है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप लाइफस्टाइल अपना अच्छा कर लोगे तो 95% बीमारियां तो वैसे ही नहीं लगेंगी। हाँ, लेकिन लग गई तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा है बहुत सारे लोगों की। अच्छा, जैसे कि जो हार्ट वाले पेशेंट्स हैं। ओके। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हार्ट वाले पेशेंट को यदि मैं कह रहा हूं कि अर्जुन की छाल से ठीक हो जाएगा, तो बस पेशेंट उतनी बात सुनता है कि अर्जुन के छाल से ठीक होने की बात कही तो अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पी लूं। लेकिन वो ठीक कैसे होगा अर्जुन की छाल से? कैसे? उसका तरीका है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कितने लेवल पे होना अच्छा। चाहिए, आपका लाइफस्टाइल, आपको आहार विहार कैसा करना चाहिए। और अर्जुन की छाल यदि आप ले रहे हैं तो वो शीरपाक विधि से बना होना चाहिए। शीरपाक यानी दूध पानी बराबर मात्रा में मिला हो, उसमें आप 1 चम्मच यवकुट किया हुआ अर्जुन की छाल डालें। वो पकता ये जो आपका मतलब कॉम्बिनेशन है दूध और पानी का, वो आधा रह जाए। जितना दूध की मात्रा यदि 100 ml थी, 200 ml का 100 ml रह जाए तो आप उसका सेवन करेंगे तो आपको वो लाभ देगा। अब आदमी कहता है इतना काम कौन करे, तो फिर वो आपसे प्रोडक्ट ले ले।
हम ये नहीं कहते हमसे प्रोडक्ट ले, हम ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप एक चिकित्सक की सहायता लीजिए, क्योंकि उसने वो चीजें बना के रखी हुई होंगी ऑलरेडी। आप उसके पास जाएंगे, मतलब आप एलोपैथ में भी जाते हैं तो आप वो सारी चीजें फॉलो करेंगे ना प्रॉपरली। भैया आपके घर में 3 बार दिन में खाना बनता है, नाश्ते की तैयारी अलग से होती है, लंच की अलग से होती है, डिनर की अलग से होती है। वहां तो आप कह देते हो ताजा खाना खाना चाहिए। आयुर्वेद में जब आप ये आते हो तो आप ये कहते हो जी मैं 15 दिन का काढ़ा एक बार बना के रख लूं। अच्छा, तो कैसे होगा पॉसिबल? भैया उसको भी हाथों हाथ बना लो ना, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। पर सर वो आजकल मिलती भी तो नहीं है ना ये सब चीजें, और जिस तरीके से आप बता रहे हो ऐसे घर में कहाँ बनेगा सर बन जा फिर वही वाली बात आ जाती है, फिर ये तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपना। नहीं नहीं, हम तो कभी ये कहते ही नहीं। हमने, आपने देखा होगा कि हमने तो प्रोडक्ट्स ही हमारे इतने लिमिटेड हैं हाँ, कि हम तो उन्हीं पे काम करते हैं, उन्हीं को अच्छे से अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उनको इजीएस्ट वे में पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन जो प्रोडक्ट इजीएस्ट वे में नहीं पहुंचाए जा सकते हम उस पर काम ही नहीं करते। अच्छा। उसके लिए तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर की देखरेख में चिकित्सा कराइए। अब चाहे वो एलोपैथी का हो चाहे आयुर्वेदिक, जो आपको अच्छा डॉक्टर लगे। के। हाँ, मेरा मत आपने आयुर्वेद के बारे में जाना तो मैंने बिल्कुल सत्यता बता दी। ओके। देश के जितने भी बड़े बड़े बाबा हैं जो आजकल आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आयुर्वेद को नए आयाम पे लेके गए, यदि उनको दिक्कत आ जाती है तो वो भी एलोपैथ हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते हैं। सही बात है, उनके कई प्रोडक्ट्स भी फेल हो गए थे अभी क्वालिटी टेस्ट में, है ना। तो सर वो ये मैं एलोपैथ की बिल्कुल भी भलाई नहीं कर रहा हूं, या उसको मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चूंकि आयुष चिकित्सा वाला व्यक्ति हूं, आपने मुझसे जिस तरह से प्रश्न पूछा मैं सिर्फ उसकी सत्यता बता रहा हूं। लेकिन हाँ, आयुर्वेद में यदि व्यक्ति आ जाए, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर ले, तो वो बीमारी ना हो, और बीमार हो गया तो आयुर्वेद की दवाई खा के ठीक हो जाएगा। ओके। बहुत बड़ी स्टेटमेंट, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, किसी ने करी कि भाई वो भी डॉक्टर ही हैं। उन्होंने बोला भाई मैं जिसने शराब पी रखी हो ना कई साल तक, मैं उस आदमी को ठीक कर सकता हूँ, पर जिसने दूध पी रखा हो कई साल तक उस आदमी को ठीक नहीं किया जा सकता। कोई एक बीमारी के बारे में बता रहे थे वो। तो सर ऐसा है, दूध जैसी अच्छी चीज जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है वो इतनी हार्मफुल है। और सर बात कुल मिला के ये है कि चटपटी बातें लोगों को ज्यादा समझ आती है। कैमरे पे बैठ के चटपटी बातें बोल दो, उसका सबसे बड़ा फायदा एक तो रील वायरल होगी। वो तो सर आप भी तो करते हो सर, मजा ही आ जाए। सर वो मजा ही आ जाएगा, एक अलग बात है, वो तो हमने पंच डाला हुआ है जी। वो तो सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। लेकिन हम मजे बनाने के लिए ऐसी बातें नहीं बोलते कि जिसने शराब पी रखी उसे बचा लेंगे, दूध पी रखा उसे में नहीं बचा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि ईट मोर और लूज मोर, पराठे खा लो 10 और नारियल का पानी पियो। ये तो नारियल का पानी पीने से तो मना करते हैं, वो भी हार्मफुल होता है, नारियल का पानी नहीं पीना चाहिए। 10 पराठे तुम खा लो, हम पतला कर। हाँ, तो सर आप उनके पास जाओगे कैसे? जो लीक पे बातें चल रही हैं उससे हटके यदि आप बात नहीं बोलोगे तो आप उनके पास क्यों जाओगे? तो ऐसे बेकार के क्लेम्स के ऊपर बिलीव नहीं करते। नहीं नहीं सर, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए लोग, हमारी बात कई बार लोगों को बुरी लग जाती है। सर आप गारंटी नहीं देते, इसका मतलब आपकी बातों, आपको अपनी दवा पे विश्वास नहीं है। अरे भैया, गारंटी वो देगा जो फ्रॉड है, फेक जो कर रहा है, गारंटी वो देगा। क्या होती है गारंटी? अब तो सब चीजों की वारंटी आती है। जिस चीज का मोल है उस चीज की गारंटी दी जा सकती है। शरीर का कोई मोल नहीं है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता दूसरे शरीर से। किस बात की गारंटी? अच्छा सर, एंड में एक चीज हमें जरूर बताइए कि क्या ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग रोजाना खाते हैं, जो कि मार्केट में एज हेल्दी बोल के बेचे जाते हैं, पर लेकिन वो होते बहुत अनहेल्दी हैं, जो हमें नहीं खाने चाहिए एज पर आगे दे? सर जैसे कि ब्राउन ब्रेड। अच्छा, ब्राउन ब्रेड जैसी कोई चीज नहीं होती। आप ब्राउन ब्रेड के यदि पैकेट पे पढ़ोगे ना, तकनीकी कारणों से वो लिखना तो उनको पड़ता है। ऐसी ऐसी ब्राउन ब्रेड आती हैं कि उसमें रंग तक डाला जाता है ब्राउन कलर का, उसको नेचुरल ब्राउन ब्रेड दिखाने के लिए। उसमें आप ये देखना मैदा कितना होता है, और उसमें जो जिस आधार पे वो ब्राउन ब्रेड कह रहे हैं उसमें वो बाकी चीज कितनी होती है। क्रीम बिस्किट पे आप देखना, क्रीम की स्पेलिंग क्या होती है? CREME होती है, CREAM होती है। क्रेम लिखा होता है ना? कोई नहीं ध्यान देता। रियल जूस पे आप देख रहे, जूस शब्द कहीं लिखा होता है क्या? कहीं लिखा नहीं मिलेगा। रियल फ्रूट पंच लिखा होता है। अच्छा, हाँ जी। तो वो तो कहते हैं उनमें 100% फ्रूट जूस। सर आप मुझे दिखाओ ना कहाँ लिखा हुआ है रियल वालों पे। सर रियल वाले की बात करो, उसका नाम ही ऐसा लिखा हुआ है। रियल लिख दिया तो व्यक्ति के माइंड में इंप्रेशन जाता है। आप गूगल करके देख लो, अभी पैक पे देख लो कहाँ जूस लिखा हुआ है। अभी देख लेते हैं सर, हाथ कंगन को आरसी क्या। रियल फ्रूट जूस पैकिंग
ऐसे डालना आप गूगल पे। रियल फ्रूट पंच, रियल फ्रूट पावर मिक्स्ड फ्रूट। सर ये है ना मिक्स फ्रूट। अब इस मिक्स फ्रूट के इंग्रेडिएंट आप देखना, इस मिक्स फ्रूट जूस कहाँ लिखा है इस पे? ये तो नहीं लिखा सर बस यही तो बात है, आपने मुझे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दिया कि इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जूस शब्द कहाँ लिखा हुआ है? मिक्स फ्रूट लिखा हुआ है। फ्रूट पावर ऑरेंज रिच इन विटामिन सी, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। ये एक कोई मेरे ख्याल से इंटरनेशनल होगा। सर मुझे जूस दिखा दो, इस पे कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, कहीं जैसे अभी सिर्फ ऑरेंज लिखा हुआ है ना? तो बस इसकी पैकेजिंग इस तरह से बनाई हुई है, संतरा बना दिया, संतरे के चारों तरफ जूस बना दिया, तो व्यक्ति को जो इंप्रेशन जाएगा वो जूस शब्द तो रियल जूस, लोगों की जुबान पे चढ़ गया रियल जूस। ये आई थिंक अभी गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट कुछ रूल भी बनाया कि अनटिल अनलेस उसमें कुछ फ्रूट का प्रोडक्ट नहीं है, आप मार्केटिंग या पैकेजिंग पे फ्रूट नहीं लगा सकते। हाँ जी सर, इसी वजह से मैं बड़ी बात आपको और बता दूं, जो मार्केट में च्यवनप्राश आते हैं शुगर फ्री, आप मुझसे पूछ रहे थे च्यवनप्राश की बात करते हुए। हाँ जी। और ये वाले पार्ट को प्लीज काटना मत। नहीं, मैं कोई भी पार्ट नहीं काटने वाला हूँ, ठीक है? उसमें च्यवनप्राश शब्द कहीं नहीं लिखा होता। जितने भी शुगर फ्री च्यवनप्राश आते हैं उस पे लिखा होगा प्रसाद, प्रकाश, प्राश की जगह, क्योंकि अगर आपने उसमें से शहद या चीनी निकाल दी तो वो च्यवनप्राश हो ही नहीं सकता। तो कानूनी तौर पे बचने के लिए उसमें प्राश की जगह प्रकाश लिखा होता है, प्रसाद लिखा होता है। आप देख लो उठा के। ये भी देख लेते हैं सर। सही बात है सर, च्यवनप्राश शुगर फ्री। अच्छा, ये प्राश नहीं होता ही नहीं है ये सर। अगर उसमें मतलब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर शास्त्रों की विधि से आप कोई चीज बना रहे हो तो वो उसी तरह से बनानी पड़ेगी जैसे शास्त्रों में लिखी हुई है। चेंज नहीं। अगर आपने उसमें चेंज कर दिया तो वो योग भ्रंश हो गया, वो चीज है ही नहीं। अच्छा, आपने उसका शब्द बदल दिया तो इसका कोई इफेक्ट भी नहीं है फिर? नहीं, इफेक्ट तो इसका है क्योंकि जड़ी बूटी तो है। एक रिसर्चर हुए जॉर्जिन बुदीज, 50 साल पहले उन्होंने बोल दिया था कि शुगर फ्री के नाम पे जो शुगर फ्री टैबलेट्स बेची जा रही हैं, सैकरीन, सॉर्बिटोल या अन्य जो पदार्थ हैं जो आर्टिफिशियली जनरेटेड होते हैं, वो चीनी से भी ज्यादा नुकसान करते हैं व्यक्ति के शरीर को। ये तो माना गया है सर, ये तो अब आई थिंक स्टडी भी हुई है इसके ऊपर काफी। शुगर फ्री भी कोई बहुत अच्छी नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, वो और भी अलग टाइप के इफेक्ट देती है। हाँ, तो आज आया हुआ हूँ, कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए। सर, नीम हकीम खतराए जान के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, नीम हकीम खतराए जान तो मैं यही कहूंगा कि वो उन्होंने नीम थेरेपी निकाली है, नीम की पैथी निकाली है। अब आप ये वैसे वाले नीम हकीम के लिए बोला गया? हाँ जी, असली वाले नहीं है। हाँ जी, तो उन्हीं के लिए बोला गया कि कुछ भी हो, अलसी बता दो, कुछ भी हो, नीम बता दो, कुछ भी हो, बस उसमें धनिया बता दो, अलसी के बीज बता दो। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है हर चीज में एलोवेरा घुसा दो। हाँ, एलोवेरा सर वैसे इतना अच्छा होता भी है सर? जहां काम करेगा वहीं काम करेगा, ऐसा नहीं कुछ है कि जादू उससे कुछ हो जाएगा, जैसे प्रचारित किया जाता है वैसा कुछ नहीं होगा उससे। पेट भी ठीक हो जाएगा? ना ठीक हो जाएगा सर। ये मेंबर बना के सामान बेचने वाली जितनी भी कंपनी होती है, आपने देखा होगा, ये उसी पे ऐसी एक चीज लिख देते हैं कि आदमी कहीं भी कुछ भी घुमाएगा उसे अपनी बीमारी उस पर लिखी हुई दिख जाएगी। बच कहाँ तक बचेगा? तो सर फिर कैसे किया जाए, मतलब किस चीज पे ट्रस्ट करें? ट्रस्ट कीजिए अपने विवेक अनुसार, आप ट्रस्ट कीजिए चीजों पे जो आपको लगती है, जो मार्केट में बहुत सारे दिनों से बने हुए हैं। अपनी आंखें खुली रखिए, पैकेजिंग पे प्रॉपर सारी चीजों को पढ़िए। जैसे अभी मैंने रियल जूस का आपको एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एज इंडियंस ना सर, हम लोग थोड़े से उतने क्या कहते हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग उतने ज्यादा चीजों के ऊपर ध्यान भी नहीं देते। अगर कोई फिरंगी कोई ऐसी चीज खाएगा ना तो 10 बार पढ़ेगा इसमें क्या है क्या नहीं है। हम लोग बस देखते हैं, उठाते हैं। और अब जैसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और इनका क्या कहते हैं प्रमोशन करते हैं, लेकिन आप उनके वैसे वीडियोस देखो, वो इतना सा केक भी नहीं खाते। कपिल शर्मा शो पे आलिया भट्ट आई थी तो उनकी कॉफी में शुगर थी, तो उन्होंने फिर चेंज कराई, नहीं मुझे शुगर, बिना शुगर के दो, सिर्फ ब्लैक कॉफी। जबकि वो बहुत आइसक्रीम, चॉकलेट्स और बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स को प्रमोट करती हैं। सर, वो चॉकलेट भी वो खाते हैं जो कायदे की चॉकलेट होती है, जो बार आप खाते हैं। सर, वो चॉकलेट होती कहाँ है? उस पे मिल्क बार लिखा होता है। तो सर, एक सबसे हार्मफुल चीज, बिफोर वी एंड, एक सबसे हार्मफुल चीज जो हम लोग रोज खा रहे हैं, जो कि नहीं खानी चाहिए बिल्कुल भी। सर देखिए, ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल है कि जो रोज खा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसी तरह से अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने जिक्र किया था कि एलोवेरा रोज नहीं खाना चाहिए,
घी हम लोग आजकल जो खा रहे हैं, इतना तो पूरी इंडिया में दूध नहीं पैदा होता जितना देसी घी बेच दिया जाता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझसे पूछें कि क्या नहीं खाया जाना चाहिए, तो आज के टाइम में जिन लोगों को फास्ट फूड खाने की बहुत ज्यादा आदत है, तो कम से कम कोशिश करके फास्ट फूड में, अब जिस रेस्टोरेंट से वो मंगवाते हैं उस रेस्टोरेंट वाले को बोलते हैं कि भैया इसमें अजीनामोटो ना डालना। अच्छा, अजीनामोटो बहुत सारी कंट्रीज में बैन है, और जो केएफसी इंडिया में चलता है, आपको पता है इंडिया में वो केएफसी अजीनामोटो यूज कर सकता है, बाकी कंट्रीज में यूज नहीं कर सकता। सब वो तो कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे लॉज इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना कि हम लोगों को तो कुछ भी पेला जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरह से आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैं तो बस निवेदन लोगों से यही करूंगा कि जूस यदि आप पीना चाह रहे तो घर में निकला हुआ जूस, बाजार में यदि आप जूस पीते हैं तो उसको बोलिए कि उसमें छलनी ना लगाए। घर में भी आप पीते हैं तो उसमें छलनी मत लगाओ। जो फाइबर है, फाइबर है वो सारा का सारा निकल जाता है, आपके पेट में क्या जाए। शुगर। चलिए, केवल शुगर नहीं जाएगी, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन उसमें फाइबर जरूर जाना चाहिए। ओके, तो निशांत सर, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली मैंने आपको ऑफेंड नहीं किया। नहीं 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 सर, मैं ऑफेंड नहीं होता, क्योंकि मैं जो सच्चाई है मैंने वो बताई है। हाँ, और कुछ लोग हो जाते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच निशांत सर आने के लिए और आयुर्वेद के ऊपर इतनी ओपनली बात करने के लिए और सच बताने के लिए। एटलीस्ट आपने ये नहीं बोला नहीं ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है और मैं तो ऐसा कर देता हूँ, नहीं ये दवाई खा लो। और ये पॉडकास्ट सुन के यार, अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी चेंज आए और आप लोगों की थोड़ी सी आंखें खोले कि आप अपनी रोजाना की जिंदगी में अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा घुमाओ और उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स देखो कि आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो। अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज करने हैं तो ऐसी कंपनी से करो जो एक्चुअल में अच्छा सामान आपको दे रही है। जैसे मैंने ये खाया, मुझे बहुत मीठा लगा, मैंने इस पे सवाल भी पूछा कि ये मीठा क्यों है इतना, तो मतलब अगर मैं खाऊंगा तो मुझे वैसे ही शुगर हो जाएगी, पर लेकिन ये शहद से बना हुआ है। तो शहद आई थिंक सर अलाउड होती है शुगर में। सारंग मधुमक्खी का सिर्फ शहद। सारंग मधुमक्खी का जो शहद होता है वो खा सकते हैं, क्योंकि वो आपको पेट में जाके आपको कौन सा इफेक्ट देता है सर? कषाय रस छोड़। कषाय रस छोड़ता है। तो ये इतना रिसर्च करके बनाया हुआ प्रोडक्ट है, इसलिए इसको खाया जा सकता है। तो ऐसे ही आप अपनी पूरी रिसर्च करो, निशांत सर से बात करके कर सकते हो, या कोई और आपके पास अच्छा पुराना आयुर्वेदाचार्य है, वैद्य हैं जो हमारे, उनसे बात करके करो तो लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। और बाकी आप देखते रहो ऐसी अच्छी नॉलेज के लिए तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।